पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है, बहुत लोग स्टूडेंट से इंतज़ार कर रहे थे कि CS 202 मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है। तो मैं यार अनाउंसमेंट का ना वो वेट कर रहा था कि आप अनाउंसमेंट के कितने टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि पहला जो टॉपिक आते थे वो 94 102 तक टॉपिक आते थे, लेकिन आप लोगों की कल ही अनाउंसमेंट आई है। जिन लोगों का CS 202 सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट का एक LMS है, ठीक है। तो ये देखिए आप अनाउंसमेंट आई हुई है, ठीक है। मिड का ये पेपर है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 22 नंबर के MCQ और 16 नंबर के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके अंदर जो टॉपिक कवर है यहाँ से ये देखिए वीक 1 से लेकर वीक 6 तक है आपके पास टॉपिक 1 और टॉपिक 73 जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है जावास्क्रिप्ट एरे का, ठीक है। जो तो जावास्क्रिप्ट एरे तक हमने जो MCQ प्रिपरेशन है मिड टर्म की वो भी मैं आपको करवाऊँगा, और उसके साथ जो उसका कॉन्सेप्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का वो भी आपको साथ अगर हो सका तो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आपने वीडियो कंप्लीट करनी है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये CS 202 का सब्जेक्ट है, ठीक है। ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये टॉपिक हमें पता लग गया कि कितने मिनट के, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा चैनल है जो CS 202 की मिड की सीरीज़ है ना, तो यार यहाँ पे देखिए आप लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक 20 लेक्चर इसके अपलोड किए, तो हमारे जो टॉपिक बनते हैं ना 73 वो हमारे लेक्चर नंबर 18 पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 18 तक आपने मिड तक मेरे यार जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए यार यकीन करें आप लोगों के साथ 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये मेरे 18 लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक आप अभी लेक्चर लेते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप एक बार रिव्यू कर लें, ठीक है। तो डीपली मैंने एक-एक चीज़ टैग करके प्रॉपर्टी करके समझाई हुई है VS कोड पर, ठीक है। अगर आपने फुल मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पास होना है तो आप लोगों को ये मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ CS 202 मिड की, तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है, बस आप लोगों का फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो MCQs है, डैश इज अ फील्ड कंसर्न विद द इफेक्टिवनेस एंड यूजर फ्रेंडनेस ऑफ अ वेब डिजाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है यूजएबिलिटी, ठीक है। तो ये जो MCQs है ना ये मैंने आप लोगों के जो हैंड आउट है ना जो मतलब टॉपिक वाइज है अब वो मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं। इसके बाद अब पास पेपर भी मैंने इधर थोड़े से मिस किए क्योंकि इसके मुझे पास पेपर इतने मिले नहीं, ठीक है। जो मिले वो मैंने इस पर मिक्स कर दिए, ठीक है। और इसके अलावा क्विज 1 हम इसमें वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये हैंड आउट है, ठीक है। मैंने ये प्रिपेयर की हुई है, हैंड मिड तक हाईलाइट की हुई है, ठीक है। तो ये यार ये जो मैंने हाईलाइट किए ना ये भी आप यहाँ से मेन है ना आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना अदरवाइज मैंने ये MCQs आप लोगों के बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा MCQ है HTTP इज अ डैश। तो अब हमारे पास HTTP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द URL इज कॉल्ड प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है। ये 100% करेक्ट है, ये हैंडआउट से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे हाईलाइट इधर किए हैं, ठीक है। उसके अलावा द एब्रीविएशन ऑफ द यूआरएल का हमारे पास एब्रीविएशन क्या बनता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जिन लोगों ने मेरे लेक्चर लिए हुए हैं उनको ये पता होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास MCQs है व्हाट डज HTML। तो HTML का स्टैंड फॉर क्या है, हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग प्लेन टेक्स्ट एंड स्क्रैम्बलिंग इट इनटू एन अनरीजनेबल प्रोटेक्ट। तो हमारे पास ये इंक्रिप्शन के प्रोसेस होता है जिसमें प्लेन टेक्स्ट और स्क्रैम्बलिंग इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन में आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास है द टर्म वेब एड्रेस इज अ सिनोनिम। तो वेब एड्रेस का जो सिनोनिम बनता है वो हमारे पास इसका करेक्ट सीधा सा आंसर है URL, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टू कॉमनली यूज मेथड फॉर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर डैश XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड है, एक गेट है एक पोस्ट है, ठीक है। अगर हमने कोई फॉर्म मतलब कि सबमिट करना हो तो उसके लिए हम पोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमने कोई गूगल पे के हमने कोई चीज़ सर्च की और वो चीज़ हमें गूगल ने जो एल्गोरिथम है वो उसने हमें बैक और रिस्पॉन्स दिया, तो इसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ साथ आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है।
In the context of HTTP request, dash request data from a specified resource has a limited length and can be reached. तो जो लिमिटेड लेंथ हमारे पास आती है वो हमारे पास गेट में आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है द डैश वाज नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर द इंटरनेट को, तो इसका सीधा सा आंसर है इंटरनेट, ठीक है। डैश आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर यूज्ड बाय द यूजर्स टू कम्युनिकेट टू अ वेब सर्वर टू रिट्रीव रिसोर्स और रिसीव डाटा, तो इसका काम सिंपल सा आंसर है वेब सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू जो डैश इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन सेटिंग और कमांड यूज विद द कंप्यूटर फाइल, तो इसका सीधा सा आंसर है फाइल। उसके बाद हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्ट डोमेन द थर्ड लेवल डोमेन, इसका तो थर्ड लेवल डोमेन को हम सब डोमेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग, तो HTML हमारे हमारे वेब पेज काम के लिए यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू द पर्पस ऑफ डैश इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली, यूज करना सीधा सा आंसर है वेब ब्राउजर, ठीक है। तो डैश इज डिफाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होती है H1, जो सबसे कम यूज होती है वो हमारे पास होती है H6, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल हमारे पास H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML डैश आर लाइक कीवर्ड विच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउजर विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट, तो हम ये टैग की मदद से करते हैं, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML टैग आर लाइक कीवर्ड, तो ये कीवर्ड की तरह होते हैं जो वेब ब्राउजर मतलब किस तरह फॉर्मेट और किस डिस्प्ले में हमने कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो हम टैग की मदद से कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास HTML का टैग है, ठीक है, H1 का टैग है, P का टैग है, B का टैग है, ये सारे टैग हैं। तो ये सारे जो टैग है ना इनकी मदद से ही हम डिस्प्ले करते हैं ना कंटेंट, तो इसका सीधा सा आंसर है टैग, ठीक है। द HTML डैश एलिमेंट डिफाइन लाइन ब्रेक, तो लाइन ब्रेक के लिए BR यूज होता है, ठीक है। HR किस लिए इस्तेमाल होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर है इसका एब्रिविएशन, ठीक है। तो ये हमारे जो लाइन है ना जो नीचे लाइन है मतलब कि आप ऐसे लाइन लगा रहे हैं ना, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये एक सीधी से लाइन लगा देते हैं, तो HR इसके लिए टैग यूज होता है। H1 हेडिंग के लिए यूज होता है, मेटा हमारे पास जो हेड के अंदर जो डाटा है ना उसके अंदर ये टैग यूज होता है, ठीक है। तो इन चारों का मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपके पास BR का टैग है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट लाइन इज इन एवरी वेब डॉक्यूमेंट शुड कंटेन डैश डिक्लेरेशन, तो हमारे पास सीधा से इसका आंसर है डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो डॉक्टर बैच में ये HTML5 का लेटेस्ट वर्जन, तो ये इसकी इंडिकेट करता है कि HTML5 इसका वर्जन यूज हो रहा है, ठीक है। तो HTML इमेज को हम डिफाइन करते हैं IMG के टैग से, इसके अंदर एक आल्ट का टैग होता है, ठीक है। आल्ट का टैग क्या करता है, अगर हमारी इमेज किसी वजह से इंटरनेट इशू की वजह से हमारी शो ना हो तो उसके अल्टरनेट हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो इमेज के अल्टरनेट हमें वो टेक्स्ट हमें शो करवा देता है, ठीक है। तो IMG इसके लिए यूज होता है, ठीक है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आए आपको यहाँ पे HTML इमेज है ना, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसकी लाइव एग्जांपल, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक इमेज है, तो इसका हमने दे दिया फॉर एग्जांपल पाथ किसी भी वजह से, अब हमने इसको किया रन, इसके जो आल्ट है ना टेक्स्ट इन्होंने ये दिया, अब हम इसको कहते हैं रन, तो देखते हैं हमारे पास वो पिक्चर नहीं शो, इसका अल्टरनेट वो हमें टेक्स्ट शो हो गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। IMG के टैग, आल्ट का टैग, IMG का टैग इमेज के लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास MCQs है द डॉक्यूमेंट लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड इन द डैश टैग, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा राइट आंसर है वो हमारे पास HTML है, ठीक है। डॉक्यूमेंट लैंग्वेज हमारे पास कैन बी डिक्लेयर्ड, हम HTML में ही डिक्लेयर करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद द लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड इन द लॉन्ग एट्रीब्यूट, ठीक है। इसका भी ये सीधा सा आंसर है, ठीक है। लॉन्ग का मतलब है हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू बी यूज्ड व्हेन एन HTML कैन नॉट बी डिस्प्लेड, ये देखो आल्ट का हमारे पास यूज हो गया, द आल्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द अल्टरनेट टेक्स्ट टू बी यूज, मतलब कि जब हम कोई इमेज करते हैं हमारी किसी वजह से ये पाथ गलत हो गया या कोई
इंटरनेट इश्यू की वजह से हमारी तस्वीर लोड नहीं होती, तो इसका अल्टरनेट हमारे पास आर्ट का टैग यूज़ काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लाइव एग्जांपल करके दिखा दी है। उसके बाद हमारे पास HTML लिंक आर डिफाइंड विद ए टैग, ठीक है। तो हमारे पास जो HTML के हम लिंक बनाते हैं तो हम एक टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन अ प्रॉपर्टी फॉर एन एलिमेंट। हम एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो उसको हम करते हैं एट्रीब्यूट में, ठीक है। तो ये देखें, ये विड्थ भी, हाइट, ये एट्रीब्यूट ही है, ये आर्ट भी एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 26। द एचटीएमएल डैश एलिमेंट डिफाइन अ शॉर्ट कोटेशन। तो कोटेशन के लिए हम क्यू का यूज़ करते हैं। एबीबीआर मतलब कि आपने कोई एब्रीविएशन यूज़ किया है तो उसके लिए आप एबीबीआर का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई एड्रेस लिखना है तो हम एड्रेस के लिए एड्रेस का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लॉक कोड्स ये बड़ी जो कोड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये कोड्स हो गई, ये कोड हो गई और ये एक कोड हो गई, ये एक कोड हो गई। तो इनके दरमियान हमने जो भी लिखना है तो हम उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे ब्लॉक कोड का, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट कोटेशन लिखते हैं, शॉर्ट कोटेशन ऐसे होती है, ठीक है। आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरे लेक्चर लिए उनको पता होगा, ठीक है। तो हम सिंगल कोटेशन भी डाल सकते हैं, डबल भी डाल सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है क्यू। उसके बाद हमारे पास द एचटीएमएल डैश एलिमेंट डिफाइन अ मैथमेटिकल वेरिएबल। तो हम मैथमेटिकल को हम बार यूज़ करते हैं, ठीक है, एचटीएमएल में। द एचटीएमएल डैश एलिमेंट डिफाइन अ प्रोग्रामिंग कोड। तो इसका सीधा सा राइट आंसर है, ये हैंडआउट में मौजूद है। द एचटीएमएल कोड एलिमेंट डिफाइन अ प्रोग्राम कोड। तो ये इसका राइट आंसर है कोड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टू कमेंट आउट इन एचटीएमएल। हम एचटीएमएल के अंदर हम कोड कर रहे हैं तो उसको हमने कमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए हम कमेंट करते हैं लेसन, ठीक है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है उसके बाद आपका कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। कंटेंट के बाद आपका जो है ना वो आपका जो हाइफन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लोज हो जाएगी। ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि हम एचटीएमएल के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाई इन द एट्रीब्यूट। तो हम href का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हम लिंक देते हैं उसके अंदर हमने कोई एड्रेस देना था तो हम उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो हम href का यूज़ करते हैं, मतलब हायर रेफरेंस। उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचटीएमएल इमेज डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ ऑफ। हमने कोई इमेज का टैग लगाया ना, हमने उसका जो पाथ देना है वो हम सोर्स में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें, हमने सोर्स है ना, यहाँ पे हमने बताया कि हमारी पिक्चर यहाँ पे पड़ी है। ये मैंने आपको पाथ करके भी दिखाया हुआ है, कोडिंग करके। जिन लोगों ने लेक्चर लिया उनको ये पता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 32 एमसीक्यूज है। इन एचटीएमएल द डैश टैग क्रिएट अ होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस। तो हमारे पास इसका आईएमजी टैग यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 33 एमसीक्यूज है। द आईएमजी टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन एट्रीब्यूट ओनली एंड डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। तो इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। ये सीधा सा आपने ऐसे ही याद कर लेना है। इसके अलावा डैश आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन रीड व्हाट इज डिस्प्लेड। तो इसका सीधा सा आंसर है स्क्रीन रीडर। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है। ए डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम। हम रोज एंड कॉलम का डाटा अरेंज करते हैं तो तो वो हमारे पास टेबल की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन एचटीएमएल टेबल बॉर्डर कैन बी एडेड यूजिंग द बॉर्डर एट्रीब्यूट। अगर हमने टेबल बनाया, ठीक है, तो टेबल के लिए हमने बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है। टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम। तो सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम यूज द डैश एट्रीब्यूट। तो हमारे पास रो स्पैन का टैग यूज होता है, ठीक है। उसके बाद यूएल एलिमेंट इज यूज फॉर अनऑर्डर लिस्ट। यूएल हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के तौर पर काम करता है। अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास बुलेट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट को हम डीएल के टैग से यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को हम ओएल से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डिफाइंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो यही है, ये देखें डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल, ये नीचे उसका एमसीक्यूज आ गया, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एचटीएमएल ब्लॉक। वो कहते हैं हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है ना, ब्लॉक जो एलिमेंट है उसके एग्जांपल इनमें से कौन सी नहीं है। पी भी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। H1 भी हमारे पास ब्लॉक है लेवल एलिमेंट है।
उसके बाद हमारे पास टेबल भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी है ना, तो हमारे पास ये हमारे पास इनलाइन टैग है बी, ठीक है, बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी बनता है, ठीक है, क्योंकि इनलाइन उन्होंने कहा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो नहीं है, ये तीनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है सिवाय बी के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ एचटीएमएल इनलाइन एलिमेंट, हमने यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट बनाना है। तो हमारे पास इमेज भी इनलाइन है, बी भी इनलाइन है, स्पैन भी इनलाइन है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसमें सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद द एचटीएमएल डैश टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई इनलाइन फ्रेम, तो उसका सीधा सा आंसर है आई फ्रेम, ठीक है। उसके बाद एन आई फ्रेम कैन बी यूज अ टारगेट फॉर्मेट ऑफरिंग द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ a link refer to the name, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाय डिफॉल्ट आई फ्रेम हैज अ black border around it to move the border, add style, we use a css border property, अगर हमने border लगाना है या कोई रिमूव करना है तो हमें उसके लिए border property का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद in html form dash define a button submitting form a handle input type submit, हम कोई फॉर्म बनाते हैं ना, इनपुट टाइप्स हमने कोई बटन तो आप सबमिट करना है, तो हम इसके लिए इनपुट टाइप सबमिट, अगर हमने रीसेट करना है इनपुट टाइप आपने इधर कर देना है रीसेट, ठीक है। तो वो वाला बटन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इन एचटीएमएल फॉर्म डैश स्टेटमेंट डिफाइनर रेडियो, हम रेडियो बटन बनाने हैं एचटीएमएल फॉर्म में, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप रेडियो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसी के साथ डैश एलिमेंट ग्रुप्स रिलेटेड डाटा इन एन एचटीएमएल फॉर्म, तो इसका सीधा सा आंसर फील्ड सेट में हम एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म के अंदर। बट इज द लास्ट टैग इन द वेल बिहेव्ड HTML5 कलेक्शन, तो उसके बाद हमारे पास HTML सीधा सा इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास इन HTML कलर कैन बी स्पेसिफाइड ऑल ऑफ द गिवन, तो हम कलर को हम हेक्साडेसिमल भी कवर कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल स्टार्ट होता है हमारे पास हैश से, ठीक है। उसके बाद कलर नेम भी हम दे सकते हैं, ठीक है, आरजीबी, आरजीबी का मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0 से 255 तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास कलर को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं तीनों फॉर्मेट से, तो इसका आल इसका आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं हम अपनी हैंड आउट में। उसके बाद टेबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टेबल के टैग से रो को हम टेबल के अंदर हमने रो बनानी है, उसके लिए हम टी आर का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने कोई टेबल को मतलब के अंदर कोई चीज़ लिखनी है, इसका डाटा कंटेंट ऐड करना है, उसके लिए हम टीडी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम वो उसको विड्थ हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल के अंदर हमने कोई हेडिंग बनाना है, इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, इसके अंदर हमारे पास टी एच का टैग यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल अब मैंने आप लोगों को करके दिखाई हुई है लाइव एग्जांपल, तो आप मेरी वीडियो वॉच करके देख सकते हैं, ठीक है। डीपली मैंने इनको स्टडी करवाया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद सेल पैडिंग का, सेल स्पेसिंग का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमने आपने आपके अंदर आपका कॉलम है ना जो, ठीक है, आपके यहाँ सेल के अंदर देनी हो तो स्पेसिंग, उसके लिए हम सेल पैडिंग यूज़ करते हैं। अगर सेल के बाहर आपने स्पेस देनी है तो आपके लिए हम सेल स्पेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद HTML लिस्ट है, हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन-कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, कौन-कौन से जो इनलाइन एलिमेंट है, ये आप लोगों ने स्टडी कर लेना है, ठीक है। साथ-साथ मैंने कहा चलो हैंडआउट से भी आपको ओवरव्यू दे दें, ठीक है। स्पैन के बारे में आपने पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सीएसएस स्टार्ट हो गई, ठीक है। आते हैं हम अपनी फाइल में, ठीक है। उसके बाद द डैश एलिमेंट डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड अ एक्सटर्नल, तो इसके लिए हम लिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द एचटीएमएल पेज के अंदर, ठीक है, टू ऐड स्पेस टू योर टेक्स्ट यू कैन यूज़ अ, अगर हम हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है ना कोड के अंदर, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्पेस देंगे तो इसके लिए हम NVSP का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द यूआरएल डैश डिफाइन टाइप ऑफ इंटरनेट मोस्ट एचटीटीपी, हमारे पास स्कीम है इसका करेक्ट आंसर। डैश का यूआरएल इनकोडिंग कन्वर्ट कैरेक्टर इनटू फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, यूआरएल इनकोडिंग इसका है। पर हमारे पास इन द यूआरएल फाइल नेम डिफाइन द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, हमारे पास जो यूआरएल के अंदर जो फाइल नेम है ना वो किसको डिफाइन करता है, नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट को, ठीक है। 12 HTML extensible hypertext markup language इसका ये स्टैंड है। डैश इज अ लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल, हम HTML के अंदर जो स्टाइलिंग यूज करते हैं वो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो हम CSS यूज करते हैं, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSS द डैश पॉइंट्स एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, तो हम तो हमारे पास CSS के अंदर
सिलेक्टर होता है जिनकी वजह से हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSS द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय कॉमा। हम मतलब कि CSS के अंदर कोई प्रॉपर्टी हमने फॉर एग्जांपल ये हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की यहाँ तक, तो इसके लिए हमने हमने फॉर एग्जांपल दिया बॉर्डर, बॉर्डर हमने दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो उसके बाद रेड के बाद हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन। उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टीज के नीचे लिखेंगे और उसका लास्ट पर सेमीकोलन हम लगाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डैश इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल इन HTML, तो हम इसका सीधा सा CSS है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSS द डैश पॉइंट ऑफ द HTML यू वांट टू स्टाइल, तो इसका सिलेक्टर है, ठीक है, फिर नहीं हुआ। इफ यू आर यूजिंग CSS एक्सटर्नल स्टाइल शीट द पेज मस्ट इंक्लूड द रेफरेंस इंस्ट्रक्टर। अगर आपने मतलब एक्सटर्नल आपने यूज करना है तो उसके लिए हम लिंक यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने करना है लिंक, ठीक है, उसको रिलेशन दे देना है स्टाइल शीट, फिर उसके बाद हमने जो स्टाइल देना है आपने उसका पाथ दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पोजीशन ऑफ इमेज कैन बी स्पेसिफाइड डैश बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। हम द पोजीशन ऑफ इमेज कैन बी स्पेसिफाइड बाय द प्रॉपर्टी, तो हम बैकग्राउंड पोजीशन की मदद से हम पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है, इमेज की। डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर का यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डैश इंडेंट, ये हमारी प्रॉपर्टी किसके लिए यूज करती है, अगर हम हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमें टेक्स्ट डैट इंडेंट है ना, हमने देख लिया जी 50 पिक्सल, तो इधर से इतना जो 50 पिक्सल का फासला वो छोड़ देगा, यहाँ से आपका पैराग्राफ वो आपका जो कंटेंट है वो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से टेक्स्ट एज इंडेक्स की प्रॉपर्टी आपको यही पर्पज के लिए हमारे पास यूज होती है, ठीक है। उसके बाद डैश प्रॉपर्टी सेट द साइज ऑफ द फॉन्ट साइज, हम जो हमने कोई फॉन्ट यूज करना है ना, हम फॉन्ट साइज यूज करते हैं, ठीक है। फॉन्ट हमने हमारे पास ये टेक्स्ट है ना, अगर हमने कोई इसका फॉन्ट साइज यूज करने के लिए हम फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। द डैश प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू स्पेसिफाई इटैलिक, इटैलिक के लिए हम फॉन्ट इटैलिक का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू रिमूव अंडरलाइन, अगर हमारे पास कोई अंडरलाइन है ना टेक्स्ट का, तो हम उसको कैसे रिमूव करते हैं, तो टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, उसको हम या नन कर सकते हैं या नन कर देंगे, ठीक है। तो नन करने से हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट है अंडरलाइन तो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी इज मोस्टली रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम लिंक टेक्स्ट डेकोरेशन, तो ये रिपीट हो गया। उसके बाद यूआरएल एलिमेंट, ये भी हमने कवर कर लिया। चलो फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो DL, ठीक है। द CSS डैश प्रॉपर्टी इज स्पेसिफाई एन इमेज एज अ लिस्ट आइटम मेकर, तो इसका लिस्ट स्टाइल इमेज इसका सीधा सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइन लाइक लेफ्ट राइट और सेंटर, तो उसके लिए हम अलाइन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू है द डैश प्रॉपर्टी सेट द वर्टिकल अलाइन, हमने कोई मतलब कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, हमने कोई ऐसे वर्टिकल अलाइन में कोई चीज़ हमने सेट करनी है, तो हमने उसके लिए वर्टिकल अलाइन यूज करते हैं, ठीक है। टू स्पेसिफाई द बॉर्डर CSS यूज द बॉर्डर प्रॉपर्टी, हमने कोई बॉर्डर देना है तो इसके लिए हम बॉर्डर बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इन CSS द डैश इज यूज टू व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन एंड लेआउट, तो उसके लिए हम बॉक्स मॉडल यूज करते हैं, बॉक्स के अंदर हमारे पास पैडिंग मार्जिन, ठीक है, यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट विड्थ एंड हाइट फॉर द विड्थ, अगर हमने कोई बॉर्डर है ना, बॉर्डर की हम विड्थ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है बॉर्डर बॉर्डर विड्थ की यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू द डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर, हमने कोई कलर सेट करना है बॉर्डर का तो बॉर्डर कलर देना, ठीक है। उसके बाद फॉर ऑल पैडिंग, अगर हमने चारों, हमारे पास एक बॉक्स है, हमने चारों तरफ फासला देना है, अंदर देना है फासला, तो उसके लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। अगर हमने बाहर देना है तो ठीक है, तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं, ठीक है। सेल पैडिंग आपका मतलब कि बॉक्स है उसके अंदर है, ठीक है। अगर आपने बाहर फासला देना है तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। डैश विल बी यूज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ आर मार्जिन, मतलब कि अगर हमने आपने कोई मार्जिन की प्रॉपर्टी लगाई अपने चारों तरफ अप्लाई करना है तो इसको इस तरफ आप मार्जिन की प्रॉपर्टी दे और साथ उसके कितने पिक्सल करना है 20 पिक्सल, तो उसको 20 पिक्सल आप प्रॉपर्टी दे, वो 20 पिक्सल चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने लेफ्ट राइट देना है तो आपको सिंपल प्रॉपर्टी लिखो मार्जिन डैश लेफ्ट मार्जिन डैश राइट डैश टॉप,
तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी होगी, ठीक है। उसके बाद द डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट अ मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट। हमने कोई मैक्सिमम हाइट देनी हो तो उसके लिए मैक्स हाइट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मिनिमम हाइट देनी हो तो उसके लिए हम मिनिमम हाइट यूज करते हैं, मिन हाइट यूज करते हैं। द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई इफ एन एलिमेंट शुड बी सीएबल और हाइडन। मतलब कि अगर हमने कोई एलिमेंट दिखाना है या हाइड करना है तो उसके विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी हमारे पास काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक। तो स्टैक ऑर्डर के तौर पर हमारे पास प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो हमारे पास इंडेक्स की प्रॉपर्टी यूज कर रही है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML लिंक आर पोजीशन डैश, हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो हमारे पास स्टैटिक होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन MCQ आया द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर एन एलिमेंट शुड बी फ्लोट। अगर हमने कोई चीज़ लेफ्ट रखनी हो या राइट रखनी हो तो उसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट आफ्टर पैडिंग विल बी फ्लो अराउंड टू अवॉइड द यूजर डैश प्रॉपर्टी क्लियर। तो इसके लिए क्लियर होती है, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट कैन बी सेंटर अलाइन बाय सेटिंग द लेफ्ट हैंड। तो आपने मार्जिन लेफ्ट एंड राइट देके आपने ऑटो कर देना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट is an element that can up the dash has a line break before and तो फुल विड्थ रहता है हमारे पास। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है चाहे हमारे पास पी का टैग है चाहे के बाद हमारे पास H1 का टैग है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना H1 का टैग है तो ये फुल विड्थ ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डैश सेलेक्टर सेलेक्ट आर डाटा स्पेलिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो उसके बाद जनरल स्पेलिंग जिसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद द चाइल्ड selector select all element that are immediate children of a specific element, ठीक है। तो आपने एज इट इज इसको याद कर लेना है। तो इसके उसके बाद द फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास मैचेस स्पेसिफाइड एलिमेंट दैट इज डैश एन ऑफ अनदर एलिमेंट। तो उसके बाद हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड ही आता है इसका, ठीक है। द डैश द चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल, तो ये हमारे पास रिपीट हो गया। बाद हमारे पास अगर हमने कोई एलिमेंट हमारे पास ये कोई एलिमेंट है ना, ठीक है। इससे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल हेडिंग है या पैराग्राफ है, इससे पहले हमने कोई चीज़ लगानी है तो हम उसके लिए बिफोर, अगर बाद में लगानी है तो आफ्टर लगाएंगे, ठीक है। इंसर्ट एंड सम कंटेंट बिफोर तो वही बात होगी। अगर आपने पहले कोई चीज़ डालनी है तो बिफोर, अगर आपने कोई बाद में डालनी है तो इसके लिए आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द डैश सूडो एलिमेंट इज यूज टू ऐड अ स्पेशल स्टाइल टू फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट। उसके लिए हम फर्स्ट लाइन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डैश लोकल एलिमेंट यूज टू ऐड अ स्पेशल फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर के लिए हम फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन के लिए हम फर्स्ट लाइन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन। हम सीएसएस का सिलेक्टर है, हमें उसके लिए क्लास सिलेक्टर का यूज करना है, ठीक है। तो हम क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्लास है ना उसके हमने कोई डिक्लेरेशन करते हैं तो इसका राइट आंसर ये बनता है, ठीक है। क्लास को हम डॉट से करते हैं। अगर हमारे पास आईडी सिलेक्ट करना है तो हम उसको हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आईडी सिलेक्टर, ठीक है। हमारे पास क्लास सिलेक्टर होता है, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर जैसे कि H1 का हमने सिलेक्टर बना लिया, इसको हमने ये कर्ली ब्रेसेस दे दी और इसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दी, उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन बार इज बेसिकली लिस्ट ऑफ लिंक्स सो यूजिंग द एलिमेंट मेक द परफेक्ट सेंस। तो हम परफेक्ट यूएल हम पहले लिखते हैं यूएल का टैग, फिर उसके अंदर हम लिखते हैं एल आई। एल आई का मतलब है लिस्ट आइटम, यूएल अनोड लिस्ट, एल आई लिस्ट आइटम। उसके बाद द इमेज टैग इज एम्प्टी इट कंटेन एट्रीब्यूट ओनली डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, ये रिपीट हो गया हमारा। उसके बाद द ओपेसिटी प्रॉपर्टी सेट द ओपेसिटी लेवल ऑफ एन एलिमेंट। ओपेसिटी की प्रॉपर्टी हमारे पास ये टेक्स्ट लिखाना। अगर हमने इस टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा हमने फीका कर देना, ठीक है। तो फीका करने से हम ओपेसिटी यूज करें। अगर हम हमारे पास एक बॉक्स है ना, बॉक्स के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बॉक्स के जो पीछे वाला जो हमने कोई जो है ना बैकग्राउंड कलर, उसको हमने कोई ट्रांसपेरेंसी देना है तो इसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड हमने कोई फीका करना है तो इसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर देंगे। अगर हमने फ्रंट पर कोई चीज़ रखनी है ना तो फ्रंट से कोई चीज़ हमने फीकी करना है तो उसके लिए हम ओपेसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद डैश रूल मेक इट पॉसिबल टू डिफाइन डिफरेंट स्टाइल रूल मीडिया टाइप। तो हम मीडिया हम इसके लिए यूज़ करते हैं एट मीडिया, हमने कितनी वेट कर क्या चीज़ शो करवानी है वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल आपने टैबलेट पर वेबसाइट दिखानी है, लैपटॉप पर दिखानी है, ठीक है, मोबाइल पर दिखानी है, वो हम
मीडिया के थ्रू ही करते हैं। द डैश सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट अ एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू हैंड्स विद द स्पेसिफिक वैल्यू। तो इसका हमारे पास सीधा सा आंसर है एट्रीब्यूट और उसको वैल्यू, ठीक है। उसके बाद द डैश सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। तो इसका राइट आंसर है एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू द डैश मेथड इज रिटर्न द एलिमेंट दैट मेक्स द आईडी एट्रीब्यूट विद द स्पेसिफिक वैल्यू। तो इसका सीधा सा आंसर है गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद हमारे पास हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन के लिए हम var का यूज़ करते हैं, ठीक है। डैश इज अ साइन है, इज यूज टू असाइन अ वैल्यू। हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है उसके लिए हम इक्वल का यूज़, इक्वल साइन इज यूज टू असाइन। अगर हमने फॉर एग्जांपल लिखा ए विच इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हमें ए इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। अगर हमारे पास आ जाए ए डबल इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर ट्रिपल मतलब इक्वल आ जाए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हमारे कोई इसकी वैल्यू दी, इसका मतलब क्या उसने इसकी डाटा टाइप भी चेक करनी है और इसकी जो वैल्यू है इसकी भी जो वैल्यू है वो भी सेम चेक करनी है, ठीक है। बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आप मतलब कि पहला इक्वल वैल्यू साइन कर दिया, डबल इक्वल इसका मतलब कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होने चाहिए, थर्ड इक्वल इसका मतलब कि आपने इसकी डाटा टाइप भी देखनी है, स्ट्रिंग है जी, ठीक स्ट्रिंग है। उसके बाद इसकी जो जो वैल्यू वो भी सेम है। तो ट्रिपल साइन इसके लिए यूज होता है, ठीक है। आई इन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप टुगेदर इन अ कोड ब्लॉक इनसाइड। तो हम जावास्क्रिप्ट हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं इन जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट। जावा के अंदर हमने अगर सिंगल लाइन करनी हो कमेंट, उसके लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। इन जावास्क्रिप्ट अगर हमने मल्टी लाइन करनी हो तो उसके लिए हम स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जावास्क्रिप्ट असाइन ऑपरेटर। असाइन के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। यू कैन डिक्लेयर हाउ मैनी वेरिएबल ऑफ वन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए विच इज इक्वल टू बी है ना, ठीक है। हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। हमारे हमने इसको कॉमा लगा दे, बी इज इक्वल टू हमने लगा दिया जी 20, ठीक है। तो इधर हमने लगा दिया सेमीकोलन। तो ये तो दो स्टेटमेंट हो गए वन लाइन में हमने लिखते हैं। अगर हमने इसको सेपरेट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 10, उसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन, फिर वो लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। उसके बाद बी इज इक्वल टू 20, तो उसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन। तो इस तरह से हम जो इसको अगर हमने सेपरेट करना है मतलब कि एक लाइन में लिखनी है, ठीक है, तो हमने कोमा के थ्रू इसको ना जो सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गई, ये दूसरी स्टेटमेंट। अगर हम सेमीकोलन लगाए तो वो लाइन ब्रेक हो जाएगी। बट द डैश ऑपरेटर यूज फॉर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के हम प्लस प्लस यूज करते हैं, डिक्रीमेंट के लिए हम नेगेटिव यूज करते हैं। एडिंग अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग विल रिटर्न, तो हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न होगा। पिक एंड करेक्ट सेंटेंस फॉर क्रिएटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के हम फंक्शन बनाते हैं, तो हम क्या फंक्शन के लिए हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर इसके बाद आपकी कर्ली ब्रेसेस और इसके कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये आपका बन गया आपका फंक्शन, ठीक है। उसके बाद डैश एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास मेथड है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के लिए करेक्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है उनका ऑब्जेक्ट का नाम आता है और साथ ऑब्जेक्ट जो इसके डॉट प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। उसके बाद द डैश इवेंट occur when the browser has finished loading। तो हमारे पास ऑनलोड है इसका सिंपल आंसर। द डैश इवेंट occur when the user मूव द माउस एंड एलिमेंट। तो उसका हमारे पास ऑन माउस होवर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द स्ट्रिंग मेथड डैश रिटर्न, हमारे पास इसका चार्ट ए हमारे पास तो इसका राइट आंसर हमारे पास चार्ट ए यूज होता है, ठीक है। चार्ट एट पर टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यूज अ बिल्ट इन फंक्शन। हमारे पास लेंथ प्रॉपर्टी की लेंथ प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट्स न्यूमेरिक कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इफ दे आर प्रोसेस्ड टू बाय जीरो, ठीक है। उसके बाद डैश इज द जावास्क्रिप्ट, तो इसका हमारे पास नॉन आंसर है। उसके बाद हमारे पास द टू फिक्स मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग विद द नंबर राउंड एंड रिटर्न विद द जावास्क्रिप्ट नंबर ऑफ डेसिमल। उसके बाद हमारे पास पार्स इंट पार्सेस अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ होल नंबर, हमारे पास पार्सेंट यूज होता है। उसके बाद हमारे पास द डैश
द सिलिक्स मेथड रिटर्न एक्स फ्रॉम अपवर्ड। अपवर्ड हमारे पास जो यूज होता है, हमारे पास सिलिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद दस मैथ प्रॉपर्टी, मैथ और प्रॉपर्टी यूज होती हैं। उसके बाद हमने कौन सा मेथड है जो हमने कन्वर्ट करना है डेट को, तो उसका हम टू डेट स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। डेट ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विद द न्यू डाटा, न्यू डेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। द डैश ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर एरे, तो उसका हम सिंपल सा आंसर है टाइप ऑफ। डैश प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट रिटर्न द लेंथ ऑफ, हमारे पास एरे इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एरे नेम इंडेक्स है, तो एरे इंडेक्स किया जाता है हमारे पास एसोसिएट एरे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो मिड की जो एमसीक्यू थे वो। उसके बाद हमारे पास क्विज वन है, ये भी छोटी सी फाइल, ये आप कवर कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन नॉट बी रिटर्न, तो वो कहता है कि मैथ डॉट रैंडम का हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पास वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, हमारे पास 0.7 है, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर लगा हुआ है, ये आपने देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी एलिमेंट, तो हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट हमारे पास बी आर का टैग होता है, ठीक है, क्योंकि वो लाइन पर कर देता है, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट तो नहीं ना ऐड होता, एम्प्टी है, ठीक है। व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन, तो हमारे पास मैथ ऑफ सीलिंग का हमने हम अभी भी पढ़ के आएंगे नियरेस्ट अपर, ठीक है। इससे जो अपर वाला जो क्लोज होगा वो हमारे पास राइट आंसर 8 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज टू मेक अ बुलेट, हम बुलेट के फॉर्म में लिस्ट हमने रेंडर करनी है, तो हमारे पास यूएल का टैग यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है विच इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग सीएसएस स्टेटमेंट, एल आई हमने दे दिया, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन, तो इसका मतलब क्या है, एल आई हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, तो ब्लॉक लेवल को इनलाइन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, एल आई इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है, एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू इनलाइन। एल आई इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। एंड देयर विल नो कन्वर्ट, ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। ए एल आई इज इनलाइन, ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया, ठीक है। हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास एल आई इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू इनलाइन। हम इनलाइन को ब्लॉक लेवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इन ब्लॉक लेवल को इनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू था डैश सबमिट टू प्रोसेस स्पेसिफाइड रिसोर्स हैज नो डाटा लिमिट और नेवर कैश, तो उसके बाद हमारे पास पोस्ट मेथड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू था विच सर्वर कम्युनिकेट विद वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका राइट आंसर सिंपल आंसर है HTTP। उसके बाद हमारे पास जो इसका जो एमसीक्यू था विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू जावास्क्रिप्ट रिटर्न विल कैलकुलेट द नंबर आउटसाइड द लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं, तो इसका तो सिंपल आंसर है इंफिनिटी। उसके बाद हमारे पास डैश इज द वेबसाइट यूनिक नेम, हम डोमेन नेम हमारे पास यूनिक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू विच सिलेक्टर यूज टू स्पेसिफाई द स्टाइल ऑफ एलिमेंट, हमारे पास क्लास सिलेक्टर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द ऑप्शन विच गिवन, कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है इफ वी अप्लाई सीएसएस प्रॉपर्टी विजिबिलिटी हिडन, तो यहाँ से बात सुनिए, विजिबिलिटी अगर हिडन है ना, तो वो ये मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड होगी, हाइड होके इसकी जगह यहाँ पे बाकी बाकी टेक्स्ट एज इट इज ही लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले हमारी हिडन होगी लेकिन उसकी जगह मौजूद है, तो इसका राइट आंसर वही बनेगा, ठीक है। हम नीचे देख लेते हैं, तो इट शो एन एलिमेंट, ये हमारे पास गलत हो गया, ठीक है। इट हाइड एलिमेंट, यहाँ बात ठीक है, उसने एलिमेंट को हाइड कर दिया। इट विल बी टेकिंग द सेम स्पेस बिफोर एंड, तो ये इसका राइट आंसर यही बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनलाइन एलिमेंट, इनमें से इनलाइन एलिमेंट के हमारे पास कौन सी एग्जांपल वो कहते हैं कि नहीं है, हमारे पास बी भी इनलाइन टैग है, हमारे पास जो हमारे पास ए भी इनलाइन है, टी डी भी इनलाइन है, हमारे पास ब्लॉक लेवल है, हमारे पास जो करेक्ट आंसर है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये इनलाइन है, हमने बताना इनलाइन कौन सा नहीं है, हमारे पास पी राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मेक अ बुलेट, के लिए हम यू एल का टैग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योर एचटीटीपी का सिक्योर वर्जन क्या है, HTTPS, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू द मर्ज कॉलम, हमने को कॉलम को मर्ज करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉलम स्पैन।
अगर हमने रोज स्पैन करने तो रोज स्पैन, ठीक है, कॉलम स्पैन, ठीक है। अगर हमने कोई अंदर फासला देना, सेल पेडिंग बाहर देना, सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजीशन मेथड, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन, रिलेटिव, स्टैटिक, फिक्स है, ये तीनों हमारे पास पोजीशन है, इन्फिनिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल टाइप स्पॉटिफाई यूआरएल को हमारे पास लिस्ट टाइप कौन सा सपोर्ट करता है, लिस्ट टाइप सर्कल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कैन बी रिमूव द बुलेट। हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है ना, तो इसको हम जो हम हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन, हमने जो गलत ऑप्शन है वो हमने चूज करना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास फॉल्स ऑप्शन है वो हमारे पास ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम हैंड आउट को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आई फ्रेम है, ये आपने रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद HTML फॉर्म, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने रेडी कर लेना है। HTML फॉर्म शॉर्ट क्वेश्चन के भी आ सकते हैं, ठीक है, लोगों पे। उसके बाद पोस्ट गेट, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कवर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास RGB हेक्साडेसिमल कलर नेम, ये भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपने, अगर आप कंप्लीट आप ऐसे रीड आउट करेंगे ना हैंड आउट, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, ये सारा ना आपने पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से CSS स्टार्ट होती है, इसके CSS सिलेक्टर के बारे में आपने पढ़ लेना है। उसके बाद इनलाइन एक्सटर्नल इंटरनल CSS के बारे में आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ये मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, आप इनलाइन कैसे करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, इमेज कैसे अप्लाई करेंगे, कलर कैसे अप्लाई करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे अप्लाई करेंगे, पोजीशन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें CSS में यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई है, ठीक है। तो आपने जस्ट हैंड आउट में मेन आपने हैंड आउट रीड करना है, ठीक है। हैंड आउट के पहले आप हैंड आउट रीड करें, उसके बाद जो मैंने आपकी ये फाइल आपने मैंने आपकी रेडी की थी, आप इसके बाद ये रीड करें, आपको ऑटोमेटिकली आपका बहुत ही अच्छा पेपर, मैं कहता हूँ आपका बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने हैंड आउट है ना जो मैंने हाईलाइट की है, ये आपने रीड आउट कर लेनी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोगों ने मेरी जो मिड के लेक्चर है वो आप एक बार रिव्यू कर लें, ठीक है। उसके बाद हैंड आउट रीड करें, हैंड आउट रीड करने के बाद आप ये एक बार फाइल कवर करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा पेपर गेन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये थी यार हमारी वीडियो, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी यार। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, कंप्लीट वीडियो वॉच करें। और जिनका ये सब्जेक्ट है दूसरे सब्जेक्ट के साथ अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।